जी, तो अब अपने आगे के डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रॉबेबली आज ही आपके ये लेक्चर मतलब इसी लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डिडक्शन का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहब, सेक्शन 80G हमारा यही पेंडिंग था। देखिएगा सेक्शन 80G डोनेशंस क्या है। 80G डोनेशंस, ठीक है। एलिजिबल असेसी में कौन है? इंडिविजुअल अगर डोनेशन देता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी, जी साहब, ठीक है। और एलिजिबल डोनेशंस कौन कौन से हैं वो देखेगा, रेफर टेबल बिलो। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कैटेगरी है, टेबल दिया हुआ है एलिजिबल डोनेशन के अंडर सेक्शन 80G, पर्टिकुलर्स और डिडक्शन कितनी मिलेगी उसकी बातें देखिएगा। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है। अगला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड। ये चारों जो फंड हैं उसमें ये अनलिमिटेड कैटेगरी के हैं। सर ये अनलिमिटेड कैटेगरी क्या है बताऊंगा अभी, ठीक है। ये अनलिमिटेड कैटेगरी के हैं और 50% डिडक्शन यहाँ पर आपको मिलती है। यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी आप डोनेशंस दोगे, कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, दान दिया है, पैसा दे के भूल गए हो, दान दिया है वहीं खुशी से, ठीक है। तो जो भी आप डोनेशन दोगे उसकी 50% डिडक्शन आपको मिलेगी। जो भी डोनेशन दोगे उसका आधा कर लेना और वो अनलिमिटेड कैटेगरी में आपको डिडक्शन मिलेगी। जी साहब, आगे कहते हैं दूसरा कैटेगरी है आपका नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड मोदी जी वाला, फिर स्वच्छ भारत भी वही है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, फंड फॉर आर्मी एटसेट्रा। ये सारे अगर हैं तो इसमें डिडक्शन तो आपको 100% मिलेगी और ये भी आपके कैसे हैं, अनलिमिटेड कैटेगरी के हैं, ठीक है। 100% डिडक्शन अनलिमिटेड कैटेगरी में। अगला देखिएगा डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या फिर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अच्छा इनको करते हो, या डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसमें अगर आप करते हो तो 100% डिडक्शन तो मिलेगी, बट ये लिमिटेड कैटेगरी के हैं। अच्छा साहब, अगला डोनेशन अगर आप करते हो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डोनेशन करते हो फॉर रिनोवेशन रिपेयर ऑफ टेम्पल के लिए, गुरुद्वारा के लिए, मॉस्क मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, ठीक है। डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में करते हो। डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, अगर यहाँ करते हो तो 50% डिडक्शन मिलेगी और वो भी लिमिटेड में, ठीक है ना, लिमिटेड कैटेगरी में। ओके साहब, समझ में आ गई क्या बात? जी साहब, तो देखिएगा अब डोनेशन समझ में आए? चलो, समझ में तो अभी नहीं आए होंगे, मैं बताता हूँ क्यों। अभी मैंने आपको बस रीड कराया है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या चीजें हैं, सुनिएगा। अब सुनिए क्या कहते हैं। अंडर लिमिटेड कैटेगरी देयर इज लिमिट ऑफ एलिजिबल डोनेशन एज अंडर, ठीक है। क्या लिमिट है? लिमिटेड में लिमिट है और अनलिमिटेड वाली बात ही छोड़ दीजिए। कहते हैं टोटल डोनेशन अंडर लिमिटेड कैटेगरी वो रख लीजिए 10 और माइनस कर लीजिए 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% माइनस कर लीजिए, जो आपका निकल कर आएगा वो आपका बनेगा एलिजिबल डोनेशन। इससे ज़्यादा आप डोनेशन नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है? कहते हैं GTI रख लीजिए, एक्सक्लूड कर लीजिए इनकम टैक्सेबल एज स्पेशल रेट, मतलब इसमें से आपको स्पेशल रेट से जो इनकम टैक्सेबल होती हैं उनको आप हटा लीजिए। GTI में से जो भी इनकम आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे कि लॉटरी डिडक्शन नहीं मिलती, बस हमारी स्पेशल रेट है। LTCG 112 वाला 20%, इसके अलावा LTCG 112A वाला 10% अबव 1 लाख, वो वाली बात। स्पेशल रेट 111A वो भी हटा लीजिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो हटा लीजिए। उसके बाद जितने भी डिडक्शन आपके प्रीवियस जितने भी डिडक्शन थे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, ये सब हटा लीजिए आप, जो भी हैं एक्सेप्ट 80G, सारे हटा लीजिए 80G छोड़ के, ठीक है। अब ये जो आया ये आपका बनेगा एडजस्टेड टोटल इनकम ये बनेगा, ठीक है। अगली बात एक और कहते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड इफ डोनेशन मेड इन कैश मोर देन
₹2000। पहले ये 10,000 था, अभी 2000 कर दिया इन्होंने। क्या कहते हैं कि आप 2000 रुपए से कैश, 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आप कैश में नहीं कर सकते। 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आप कैश में नहीं कर सकते साहब, वेरी गुड। 2000 से ज्यादा का डोनेशन आप कैश में नहीं कर सकते। ओके जी सर, समझ में तो हमें थोड़ा थोड़ा आ गया मोटा मोटी। जरा मैं फिर से इसको मिटाऊंगा और शुरू से एक बार देखते हैं पूरा सेक्शन। सेक्शन खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या कहते हैं देखिएगा, डोनेशन डोनेशन किससे मिलेगा? एलिजिबल असेसी कौन है? तो केवल और केवल इंडिविजुअल, ना ही कोई इसके अलावा, ना ही ट्रस्ट, ना ही फर्म, ना ही कंपनी, समझ रहे हो बात? वो सब नहीं, एजीपी, एओपी, बीओआई, ये सब नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी। ठीक है साहब, कैसे मिलेगी? तो एलिजिबल डोनेशन देख लीजिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी, ठीक, 3 लोग हो गए। जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। अच्छा, सूखा, डॉट मतलब सूखा, डॉट मतलब सूखा साहब। तो सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, अब वो सब छोड़ो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये कैटेगरी ए है आपकी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर जी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, जब ये तीनों लोग प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो देश में पता है बहुत सारा वो हुआ था। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री थे तो मतलब बहुत कुछ कांड कर रखे, जितने हमारे क्रांतिकारी हैं बहुतों सारों को उन्होंने, चलो ये बातें नहीं बोलते, फिर भी छोड़ो। तो कुल मिला के जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने तो देश में क्या पड़ा? सूखा, ड्रॉट, ठीक है। तो आप ये वर्ड खोज लेना अगर डोनेशन दिया होगा तो, क्या क्या? जवाहर, इंदिरा, राजीव और सूखा, ये 4 वर्ड खोज लेना। अगर एक वर्ड है आपके पास, जवाहर, इंदिरा, राजीव और सूखा, अगर ये है तो ये कैटेगरी ए है, और यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी अनलिमिटेड, लेकिन केवल 50%। कितनी? केवल और केवल 50% डिडक्शन आपको दी जाएगी। जवाहर जी के बेटे, मतलब जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी, और जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने तो देश में सूखा पड़ा। तो ये ड्रॉट रिलीफ फंड, अगर ये आता है तो 50% मिलेगा, लेकिन अनलिमिटेड कैटेगरी में है, यानी जितना भी डोनेशन दोगे पूरा मिल जाएगा। जितना भी डोनेशन दोगे उसका आधा पूरा मिल जाएगा, उसका आधा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यानी उसका वो जो है ना एटीआई, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, वो सब करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है साहब। उसके बाद आ जाइए कैटेगरी बी जो है, यहां पे नेशनल वर्ड देखिएगा, नेशनल, ठीक, नेशनल, 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 बात समझ में आ रही है? नेशनल, नेशनल आ गया। पीएम, पीएम, सीएम, ठीक है, पीएम सीएम आ गया। अच्छा साहब, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं मोदी जी पे। 2 बात याद रख लीजिए, स्वच्छ भारत चलाते रहते हैं, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, तो फिर वो याद रख लीजिए। क्लीन गंगा, ये मोदी जी पे। अच्छा, नेशनल, समझ में आ रही बात? नेशनल, तो नेशनल, नेशनल करके अगर है कोई, ठीक है, सीएम पीएम के नाम पर है अगर कोई, जैसे प्राइम मिनिस्टर ये भी है, प्राइम मिनिस्टर ये भी है, लेकिन सूखा मैंने बताया यहाँ पे ड्रॉट रिलीफ फंड है, ठीक है। तो देखिए जरा, नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए डिफेंस वाला हमारा जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उनकी बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएमएनआरएफ, बहुत फेमस फंड है पीएमएनआरएफ, ठीक है। आर्मेनियन अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड। अब ये हर स्टेट का अलग होता है, गुजरात का अगर गुजरात में है तो फिर गुजरात सीएम रिलीफ फंड ऐसे होता है, यूपी का है यूपी सीएम रिलीफ फंड ऐसे होता है, ठीक है ना। तो स्टेट का नाम आ जाता है, फिर सीएम रिलीफ फंड नाम होता है, ठीक है। जिला साक्षरता समिति, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड। तो नेशनल, नेशनल, नेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी साहब। स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा, 2 चीजें याद रख लीजिए। नेशनल फंड फॉर काउंसिल ऑफ ड्रग अब्यूज, ठीक है। फंड फॉर आर्मी, फंड फॉर आर्मी। तो ये सब चीजें यहां पर है। क्या क्या है बेसिकली देखिएगा। कैटेगरी ए में क्या था? इंदिरा गांधी सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सूखा पड़ गया, ठीक है, ये था। उसके बाद हमारे पास आया पीएम और सीएम वाले फंड और नेशनल वाले फंड, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, जिला साक्षरता, और एक आपका फंड फॉर आर्मी, याद रहेगा? फंड फॉर आर्मी याद रहेगा क्या? जी साहब, याद रहेगा। देखिएगा फिर से, ठीक है। तो अगर नेशनल, नेशनल वर्ड हो और ऊपर वाले में से ना हो, मतलब बहुत ज्यादा वैसा ना हो, ठीक है, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल, 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 एक और नेशनल है, नेशनल, याद रहेगा, ठीक है। अब मैंने बोला स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा, ये मोदी जी पे याद कर लीजिए,
कर लिया साहब। अब आ जाइए पीएम, पीएम पीएम सीएम, याद रहेगा। जिला साक्षरता याद कर लीजिए एक, और फंड फॉर आर्मी। 2 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद आ जाएगा ये सब चीजें। ये है आपका कैटेगरी बी, अनलिमिटेड डिडक्शन, और वो भी 100%, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 100%। जितना कंट्रीब्यूट करोगे पूरा मिल जाएगा और अनलिमिटेड मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, अनलिमिटेड, ये भी आपका अनलिमिटेड, नीचे वाला भी अनलिमिटेड, ए और बी दोनों अनलिमिटेड। लेकिन जब ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50%, और नीचे वाले में 100%, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या कहते हैं, आगे आ जाइए। आगे कह रहे हैं डोनेशन टू गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या होता है 50 बार बता चुका हूं, हम दो हमारे दो जो था ना, तो ऐसा मतलब जो जनसंख्या को बढ़ावे को रोकने के लिए, जो जनसंख्या जो बढ़ावा हो रही है हमारे यहाँ बहुत तेजी से, उसको रोकने के लिए जो हमारे पास प्रमोट करने में जो लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ये सब लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगे हुए हैं, उनको अगर आप डोनेशन देते हो। और दूसरा हमने बात किया, यहाँ पे एक चीज का ब्लॉक बनाइएगा आप, डोनेशन बाय कंपनी। ये डिडक्शन किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, इंडिविजुअल केस दे देगा, मिस्टर एक्स ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया, या फिर किसी अदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया, ऐसा कुछ दे देगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन किसको है, कंपनी को। अगर कंपनी डोनेशन देती है, किस लिए देती है, किसको देती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, और या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन को जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में इन्वॉल्व है, तो फिर मिलेगा 100% डोनेशन, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी में। नीचे की दोनों लिमिटेड है, ठीक है साहब। तो इसको तो ये तो 2 ही है, याद करना आसान है। सबसे पहला क्या, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि लगा हुआ है किस काम में, फैमिली प्रमोशन को प्रमोट करने, सॉरी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने में, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कंपनी देती है, याद रखिएगा कंपनी देती है, अगर कोई इंडिविजुअल देता है या कोई फर्म देती है, इन सबको नहीं मिलता। किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगा। अगर कोई कंपनी देती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या फिर अदर इंस्टीट्यूशन को जो कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, तो उसको अगर देते हैं तो 100% मिलता है डिडक्शन, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी में मिलता है। इसके अलावा अगर आप डोनेशन दे रहे हो टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, मान लीजिए कि अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारा है, मैं गोरखपुर की बात करूँ तो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अगर आप मैं वहाँ की बात करेंगे दिल्ली की, तो वहाँ DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ऐसे करके। तो वहाँ पे जो मतलब ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी बात करें तो इनको अगर आप डोनेशन देते हो तो डिडक्शन तो केवल आपको 50% मिलेगी, और वो भी आपको मिलेगी लिमिटेड कैटेगरी में, ठीक है। ऊपर की दोनों अनलिमिटेड है, नीचे की दोनों लिमिटेड है, ठीक है। ऊपर में ये नेहरू जी राजीव वाले ये 50% वाले हैं, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर और नेशनल और CM और जिला साक्षरता और स्वच्छ क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत और आर्मी वाला फंड जो है वहाँ पे आपका 100% है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंपनी अगर देती है तो, या फिर अगर मैं बात करूं फैमिली प्लानिंग वाला, तो इसमें 100% है। और नीचे वाले में आपका यानी कि GDA DDA को अगर आप देते हो, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या फिर टेम्पल जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, इनको रिनोवेशन रिपेयर के लिए अगर आप डोनेशन देते हो तो सिर्फ आधा मिलता है डिडक्शन। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अब ये क्या है, मंदिर वंदिर होते हैं ना बहुत सारे, उनको वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, बेसिकली मंदिर हो गए, बहुत सारे स्कूल जो होते हैं, स्कूल होते हैं वो भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं बहुत सारे, तो उनको अगर आप डोनेशन देते हो तो 50% डिडक्शन आपको मिलेगी लिमिटेड कैटेगरी में। या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, माइनॉरिटी में हमारे यहाँ कौन आते हैं, हमारे माइनॉरिटी में कौन आते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी मानी जाती है, यानी कि SC ST है, ठीक है ना, SC है, ST है, या फिर मुस्लिम्स में बहुत सारे कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं, ठीक है। तो उनको हमारे यहाँ माइनॉरिटी माना जाता है, जिन मतलब अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके प्रमोशन में अगर और जो भी इंस्टीट्यूशन लगा हुआ है उनको अगर आप डोनेशन देते हो, ठीक है, तो उसमें 50% डिडक्शन आपको मिल जाती है लिमिटेड कैटेगरी में। लिमिटेड कैटेगरी बात समझ में अब तो याद हो गया होगा, बोलो। सबसे पहले में जवाहरलाल नेहरू के बेटी कौन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने तो सूखा पड़ गया। डिडक्शन कितना मिलेगा, आधा, जो भी डोनेशन दोगे आधा मिलेगा, लेकिन अनलिमिटेड मिलेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्या मैंने बात किया, नेशनल वर्ड आ जाए, PM आ जाए, CM आ जाए,
और फिर आगे आपका क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत के लिए अगर जो है कोई फंड वंड है उसके लिए, आर्मी के लिए जिला साक्षरता समिति है उसकी बात कर ली, तो वहाँ पे आपका 100% और अनलिमिटेड कैटेगरी में मिलता है। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अगर कोई कंपनी देती है, या फिर एक बात कर ली हमने फैमिली प्लानिंग में, अगर कोई फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को देते हो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पे आपका 100% मिलेगा, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी में मिलेगा। और अगली बात करते हैं, सी हो गया ये। डी वाला जो कैटेगरी है उसमें हमने बात की हाउसिंग डेवलपमेंट में जो इंगेज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनको अगर आप देते हो, वो भी बेसिकली सरकारी की बात हो रही है, जहाँ जीडीए हो गई, ठीक है ना, या फिर डीडीए हो गई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस टाइप में। उसके अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनके रिपेयर रिनोवेशन के लिए देते हो, किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो। इसमें मैंने बोला कि बहुत सारे मंदिर मस्जिद जो होते हैं वो आपके पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में आते हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी आपके पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में आते हैं, उनको देते हो। तो और एक चीज़ हमने और देखा, हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी का के प्रमोशन में अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है तो उसको अगर आप डोनेशन एक्सेट्रा देते हो, तो उसकी बात कर ली हमने, उसको भी आपको मिलता है 50% और लिमिटेड कैटेगरी में मिलता है। नीचे के दोनों लिमिटेड, ऊपर के दोनों अनलिमिटेड, ऊपर 50, 100, फिर 100 और 50, ठीक है ना, 50, 100, 100, 50 ऐसे करके है। सुनिएगा, याद हो गया होगा? बिल्कुल साहब, याद हो गया। अब देखिए, अब बात होती है कि लिमिटेड कैटेगरी का मतलब क्या है। लिमिटेड कैटेगरी का मतलब ये है, गवर्नमेंट ये कहती है भैया इससे ज़्यादा आप डोनेशन दोगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। यानी कि आप, गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब आप टोटल डोनेशन जो दे सकते हो वो कितना दे सकते हो, तो कहते हैं जितना भी डोनेशन आपने दिया है वो रख लीजिए, उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई घटा लीजिए, एडजस्टेड टीआई घटा लीजिए, एडजस्टेड टीआई यानी एडजस्टेड टोटल इनकम घटा लीजिए, 10% लेस कर लीजिए, और इतना ही आप मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हो इन जगहों पर, ठीक है, इतना ही डोनेशन आप इसमें से दे सकते हो। टोटल डोनेशन अंडर लिमिटेड कैटेगरी रख लीजिए, उसमें से आप 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम घटा लीजिए, और इतना ही डोनेशन आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डोनेशन आप नहीं दे सकते। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। देखिएगा क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं क्या, जीटीआई रख लीजिए साहब, उसमें से हटा दीजिए वो इनकम जो कि स्पेशल रेट से टैक्स होती है। इसमें मैंने बताया एलटीसीजी 112 वाली, एलटीसीजी 112A वाली, और आपका लॉटरी की इनकम हो गई जो 30% फ्लैट टैक्सेबल होती है, प्लस सेस जो होता है वो लगता ही लगता है, और अगर आप सरचार्ज के केस में हो तो वो भी लगेगा आप पे, और एसटीसी 111A वाला भी घटा लीजिए, जितने भी डिडक्शन है वो सब घटा लीजिए एक्सेप्ट 80G, और ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका 10% यहाँ पे आप रख लीजिए, उससे ज़्यादा आप डोनेशन नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड इफ डोनेशन जो भी है वो कैश में करते हैं मोर देन 2000, यानी 2000 तक का आप कैश में डोनेशन कर सकते हैं, इससे ऊपर आप कैश में डोनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके साहब, आगे देखिएगा, अब सुनिए सेक्शन 80G, ठीक है, सवाल कीजिएगा इस पे, आपको समझ में आ जाएंगे, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, वो आप कर लेंगे। सुनिएगा क्या कहते हैं, अब डिडक्शन ऑन रेंट पेड ऑन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर ये क्या है, एचआरए हमने पढ़ा था सैलरी में, हाँ, तो लेकिन एचआरए अगर नहीं मिल रहा है तो की बात हो रही है, एचआरए नॉट रिसीव्ड। सुनेगा क्या कहते हैं, देखो जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको एचआरए मिल रहा है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, एचआरए मिल रहा है, तो एचआरए के लिए हमने पढ़ रखा है, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज एचआरए, फिर उसमें कहते हैं रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, वो रख लिया हमने, फिर हमने 40 या 50% जहाँ भी आप रहते हैं लोकेलिटी उसके हिसाब से रख लिया है ना, वो सारी लिमिट्स थी, तो वो हमने पढ़ रखा है। लेकिन कहते हैं अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है और आपको किराए पे मकान लेके रहना पड़ रहा है, तो फिर उस समय भी भैया जो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको एचआरए मिल नहीं रहा होगा। मान लो मैं अपनी बात कर लूँ, मैं किराए के मकान में अगर रहता हूँ तो मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और अपना जो है प्रैक्टिस करता हूँ और अपना टीचिंग वाला काम है, तो सब ये करता हूँ मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मुझे तो पैसे मतलब मैं अपने से करता हूँ, मुझे कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती, इसलिए मुझे एचआरए भी नहीं मिलता। तो भैया अगर मैं मकान किराए पर लेकर रहता हूँ तो क्या मेरा अधिकार नहीं है, मुझे डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए? कहते हैं बिल्कुल मिलनी चाहिए साहब। तो देखिए क्या कहते हैं, डिडक्शन किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो कहते हैं 5000 रुपये पर मंथ या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सैलरी तो है नहीं, तो एडजस्टेड जीटीआई ले लिया इन्होंने, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया इन्होंने। क्या लिखा उन्होंने,
इंडिविजुअल को मिलेगी अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ, साल का 60,000, 12/25 60,000, ठीक है। और दूसरा एडजस्टेड जीटीआई का 25% और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई रख लीजिए। तीनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको देकर चलेंगे। बात समझ में आती है? कहते हैं लेकिन शर्त यहाँ पर यह है, ना ही असेसी का, ना ही उसके स्पाउस का, ना ही उसके किसी माइनर चाइल्ड का, और अगर एचयूएफ की बात करें तो जिस एचयूएफ का वो मेंबर है उसका कोई भी हाउस नहीं होना चाहिए उस प्लेस ऑफ, मतलब उस प्लेस पे जहाँ पे वो मकान लेके रह रहा है, उस प्लेस पे मतलब उसके नियर बाई एरिया में भी वो मकान नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपका घर और है, उसके बाद भी आप लेके किराए पर रह रहे हो तो हम क्या करें यार, हम डिडक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपका घर नहीं है, आप किराए पर मकान लेके रह रहे हो तो बात समझ में आती है, आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो 5,000 रुपये पर मंथ या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर बात कर लें हम रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, दैट इज एडजस्टेड रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, विच एवर इज लोअर, वो आपका लेकर चलेंगे, प्रोवाइडेड ना ही आपका, ना ही आपके स्पाउस का, ना ही माइनर चाइल्ड का, ना ही एचयूएफ का जिसके आप मेंबर हो उसका मकान होना चाहिए और नियर बाई एरिया में, उस लोकेलिटी में, ठीक है। आगे बात करते हैं सर एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलता है। जैसे ऊपर बात की थी हमने कि ग्रॉस टोटल इनकम रख लीजिए, उसमें से जितने भी स्पेशल रेट वाले टैक्स हैं, स्पेशल रेट से इनकम पे टैक्स लगता है, यानी कि लॉटरी की बात हो गई। उसके अलावा जो 20% एलटीसीजी टैक्सेबल होता है, जो 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़ जो आपका यानी कि एलटीसीजी 112A वाली उसको हटा लीजिए, 111A वाली एसटीसीजी हटा लीजिए, वो सब हटा लीजिए आपका, तो वो निकाल लीजिए। उसके बाद जितने भी डिडक्शन हैं एक्सेप्ट 80GG वो घटा लीजिए आप, और उसके बाद जो आता है ये आता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा सर ऊपर जो था और नीचे आपने बोला था ऊपर एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम, यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। उसको एडजस्टेड जीटीआई बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टेड जीटीआई वो भी है, एडजस्टेड जीटीआई ये भी है, या इसको एडजस्टेड टीआई बोल लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर एक बात बताइए, आपने ऊपर बोला कि ऑल डिडक्शन घटा लीजिए एक्सेप्ट 80G, यानी कि जब वो घटाएंगे तो 80GG घटाना चाहिए क्या? लॉ तो यही कहता है कि ऑल डिडक्शन घटा लीजिए 80G छोड़ के, और नीचे क्या कहता है? ऑल डिडक्शन घटा लीजिए एक्सेप्ट 80GG, यानी नीचे के लिए हम 80 क्या घटा लें? नीचे वाले के लिए हम, सुनिएगा, ऑल डिडक्शन घटा लीजिए एक्सेप्ट 80G, तो यानी ऊपर वाले के लिए हम 80GG घटा लें, ठीक। अच्छा नीचे वाले के लिए बात कीजिए तो कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं ऑल डिडक्शन घटा लीजिए एक्सेप्ट 80GG, तो यानी कि हम सारी डिडक्शन घटा लें इंक्लूडिंग 80G। क्यों? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको अगर एक पर्सन ऐसा है जिसकी 80G में भी डोनेशंस किए हैं उसने, और वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं ही अपनी बात कर लूँ, अगर मैं रेंट में मकान लेके रहता हूँ, मेरा घर मेरे मतलब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे कोई मेरे मकानों का नहीं है, मेरे मम्मी पापा किसी का मकान नहीं है, ठीक है। अब बताइए मैं रेंट पे मकान लेके रहता हूँ तो मेरा 80GG बनता है, ठीक है साहब, और मेरा 80G भी बनता है। अब मैंने मान लो कहीं अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने के लिए अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरा 80G भी बनता है। तो अब साहब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो साहब देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक पूरा मैथमेटिकल फार्मूला की तरह आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि लॉ ने तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। 80G में कहता है कि 80GG घटा लो और एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, एडजस्टेड जीटीआई निकालो, और 80 जब 80GG पढ़ते हैं तो कहता है सारे डिडक्शन घटा लो 80GG छोड़ के, यानी 80G घटा लो। वो कहता है कि जब ऊपर बात करते हैं 80G में तो कहता है 80GG घटा के आओ, इसको कहते हैं तो कहता है पहले 80G घटा के आओ। तो भैया दोनों ही तो फंस गया मैटर मेरा, मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए पूरा मैथमेटिकल लगेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली मानेंगे और पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा और आपको भी पढ़ने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जानना है कि हाँ साहब लॉ में एक मिस्टेक है, वो कहता है इसको घटा के आओ, ये कहता है पहले उसको घटा के आओ, ठीक है ना। तो लॉ में एक मिस्टेक है, बस यही जानने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बड़ा आसान था कि डिडक्शन ऑफ रेंट, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे लेकर रहते हो और आपको एचआरए नहीं मिलता है तो भैया आपको भी मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो 5,000 रुपये पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच इज लोअर, वो मिलेगा। ना ही एसएससी का, ना स्पाउस का, ना मैरिज चाइल्ड का, ना एचयूएफ का, आपका मकान नियर बाई एरिया में नहीं होना चाहिए। एडजस्टेड जीटीआई वैसे ही निकलता है, यानी कि जो भी जीटीआई उसमें से स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली इनकम घटा लीजिए, उसके बाद उसमें से आप जितनी भी डिडक्शन है वो सब घटा लीजिए और 80GG को छोड़ के, और इस प्रकार से एडजस्टेड जीटीआई निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए साहब 80GGA पे, सेक्शन 80GGA, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सर कब पढ़ा चुके हैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, सेक्शन 35 पढ़ाया था,
पीजीबीपी में, हाँ सर। तो वहाँ पे ये था जिनकी इनकम पीजीबीपी में नहीं है उनको सेक्शन 80 जीजीए में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? ऑल एसएससी को मिलेगी। लेकिन क्या है, उनकी इनकम पीजीबीपी की नहीं है। अगर पीजीबीपी में होगी तो सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलेगी, और पीजीबीपी में नहीं है इसीलिए तो यहाँ से मिल रही है। और चूंकि 80 लगा हुआ है, साफ सीधी बात है, जीटीआई से मिलेगी डिडक्शन। ठीक है, कितनी मिलेगी? 100% ऑफ डोनेशन मिलेगा। कहते हैं इफ डोनेशन अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन इट शुड बी मेड इन एनी मोड अदर देन इन कैश, यानी कि 10,000 से ऊपर का अगर है तो फिर कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तभी डिडक्शन मिलेगी, और कैश में पेमेंट किया होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और क्या, सेक्शन 80 जीजीबी की बात कर लीजिए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। याद आ रही है बात? अगर कोई पर्सन डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, ठीक है, आम आदमी पार्टी को, ठीक है, और ये और जेडीयू को, ठीक है, इन सबको ऐसे करके पार्टी को अगर आप डोनेशन देते हो तो फिर कहते हैं पीजीबीपी में उसको डिसअलाउ करते हैं, लेकिन फिर आके 80 जीजीबी में अलाउ करते हैं। ठीक है, पीजीबीपी में डिसअलाउड है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकते, लेकिन फिर आपको यहाँ पे 80 जी में डिडक्शन मिलती है। क्या लिखा हुआ है? किसको मिलेगी डिडक्शन? इंडियन कंपनी को। 100% डोनेशन। सर ये इंडियन कंपनी को मिलेगी सिर्फ, बाकी सबके लिए डिसअलाउ? नहीं नहीं, उसके लिए दूसरा सेक्शन बना रखा है। अगर इंडियन कंपनी के अलावा कोई और पर्सन करता है तो उसके लिए दूसरा सेक्शन बना रखा है, उसको भी मिलेगी, पर 80 जीजीसी में मिलेगी, जीजीबी में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस को अगर कोई डोनेशन देता है तो पहले पीजीबीपी में आप डिसअलाउ करोगे। ठीक है, पी एंड एल में लिखा होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा तो पहले आप उसको प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे, अब फिर नीचे लाके आप क्या करोगे, उसको 80 इसमें सेक्शन 80 जीजीबी में आप डिडक्शन दोगे। ठीक है, कहते हैं कि 100% ऑफ डोनेशन की डिडक्शन मिल जाएगी, और नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ डोनेशन इज मेड इन कैश। यहाँ पे 10,000 की लिमिट भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आपने कैश में किया तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, यहाँ पे अदर देन इंडियन कंपनी, लेकिन कोई भी पर्सन अगर करता है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी, और वही चीज़ कि कैश में पेमेंट आपको नहीं करनी है। उसके दूसरा सेक्शन बना रखा है, दैट्स इट। सर ऐसा क्यों किया है? बस ऐसे ही मर्जी है साहब, बस। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80JJAA, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मैंने कुछ ही सेक्शन तो इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं। कौन कौन से? 80C इंपॉर्टेंट है, CCC ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद 80 CCD इंपॉर्टेंट है, उसके बाद CCD के बाद 80 CCE प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80D इंपॉर्टेंट है, DD इंपॉर्टेंट है, U इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो DDB बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 80G इंपॉर्टेंट है, 80E ठीक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 80G और वो हमने पढ़ा था राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम वाला, बेकार। 80JJAA बहुत इंपॉर्टेंट है, 80G इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80G ओके है, इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए। तो समझ में आ रही बातें, इजी हैं, सुनिएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यूली एम्प्लॉयज, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय अगर आप अपॉइंट करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिल रही है। अब गवर्नमेंट की चाल है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, तो कहते हैं भैया नए पर्सन एम्प्लॉय कीजिए, हम आपको ज़्यादा डिडक्शन देंगे। तो कितनी डिडक्शन ज़्यादा देंगे मैं बता दूं, कितनी डिडक्शन ज़्यादा देंगे मैं वो बता दूं आपको। डिडक्शन ये देंगे 100% तो मिलेगा ही आपको पीजीबीपी में, जो भी आप सैलरी पे कर रहे हो। मैं बता दूं क्या है, ये कहते हैं भैया आप नए लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जब नए लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो जो भी उनकी सैलरी होगी वो सैलरी की डिडक्शन आपको पीजीबीपी हेड में 100% तो मिलती ही मिलती है, हम 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80JJAA। 80 लगा हुआ है, यानी कहाँ से मिलेगी डिडक्शन? जीटीआई से मिलेगी, बात समझ में आती है। तो जो भी आप सैलरी पे करेंगे उसका 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन हम आपको दे के चलेंगे अंडर सेक्शन 80JJAA के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये इन्होंने कहा ना न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट कीजिए। अब न्यू एम्प्लॉय में ऐसा नहीं कि CA CS CWA डॉक्टर इंजीनियर अपॉइंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया छोटे क्लास के लोगों को अपॉइंटमेंट कीजिए, इनको तो जॉब मिल ही जाएगी। CA CS थोड़ी ना जॉब के लिए मरे जा रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ करके कमा ही लेंगे, अच्छा कमाते हैं, अधिकारी लेवल के होते हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट के आदमियों की बात नहीं हो रही है। सेक्शन बेसिकली किस पर्पज से बना हुआ है कि भैया छोटे मोटे लोगों को अपॉइंट कीजिए, ठीक है। टेक्नीशियन को दीजिए, इसको दीजिए, उसको दीजिए, दिखाते हैं अभी आपको। देखिए क्या कहते हैं, क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबल असेसी किसको मिलेगा? कहते हैं वो असेसी जो कि इंगेज्ड है बिजनेस में, प्रोफेशन में नहीं। मुझे नहीं मिलेगा, मैं CA हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ तो ना नहीं मिलेगा। हाँ, बिजनेसमैन को मिलेगा, वो भी ऐसा बिजनेस टू हुम सेक्शन 44AB इज एप्लीकेबल, यानी उसकी टैक्स ऑडिट होती हो।
ऐसा असेसी जिसकी टैक्स ऑडिट होती हो, अगर वो अपॉइंट करता है, यानी कि एक अच्छा खासा लेवल का आदमी, बड़ा आदमी अगर अपॉइंट करता है तो फिर उसको मिलेगा, प्रोफेशनल को नहीं मिलेगा। ये बात कर ली हमने। कितना डिडक्शन मिलेगा मैंने आपको बता दिया, 100% तो आपको पीजीबीपी में अलाउड ही है, 30% एक्स्ट्रा जितना भी सैलरी पे करते हो आप उन एडिशनल एम्प्लॉय को, जो भी आपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज अपॉइंट किए हैं इस साल, जितने भी एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किए हैं उनको जो भी सैलरी दोगे उसका 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो बोलते हैं उसका, मतलब जो भी उसको सैलरी दे रहे हो उसका 30% एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, 3 साल तक आपको मिल सकता है। ये बात कर ली इन्होंने, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो 3 सालों तक मिलेगी, ये थोड़ी ना उस एम्प्लॉय को जब तक जीवन भर रखेंगे तो जीवन भर उसका 30% देता रहेंगे क्या, नहीं, 3 साल तक मिलेगा, ठीक है ना साहब, 3 साल तक मिल सकता है, ठीक है। आगे सुनिएगा क्या कहते हैं, 3 साल तक मिलेगा मतलब सर मैंने अगर 100 एम्प्लॉय अपॉइंट किए और उसी को मैं इस साल पे कर रहा हूँ, अगले साल पे कर रहा हूँ, उसको अगले साल पे कर रहा हूँ, तो 3 साल मिलेगा, नहीं 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 नहीं, हर साल आपको नए नए अपॉइंट करने पड़ेंगे। ऐसा क्या, हाँ, हर साल नया अपॉइंट कीजिए, उनको जो सैलरी दे रहे हैं उसका तो 100% पीजीबीपी में और 30% आपको अलग से, फिर अगले साल फिर नए एम्प्लॉय अपॉइंट कीजिए तो फिर मिलेगा, फिर अगले साल नए, फिर अपॉइंट, अगले साल फिर किए तो 3 साल बाद नहीं मिलेगा, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह का यानी कि सेक्शन का बेनिफिट आप 3 साल तक ले सकते हो। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट किसे कहते हैं सर, सर व्हाट इज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो हम ये कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं जितना नए वाले को अपॉइंट किया है उसको जो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, वही तो एडिशनल है मेरे ऊपर, उसका 30, उसका जो भी सैलरी पे कर रहे हैं वो तो 100% मिल ही रहा है, उसका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का जो नए बंदे अपॉइंट किए उसको जो सैलरी दे रहे हैं उसका 30% आपको 80JAA में भी मिलेगा। तो कहते हैं टोटल अमॉल्यूमेंट पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जिसको इसको एम्प्लॉय किया है उसको जो भी सैलरी बनती है उसका 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको यहाँ पर देकर चलेंगे। सर ये एडिशनल एम्प्लॉय क्या है, तो कहते हैं एडिशनल एम्प्लॉय में क्या शामिल नहीं होगा, एडिशनल एम्प्लॉय मतलब जो नए आपने अपॉइंट किए बस, लेकिन कहते हैं एडिशनल एम्प्लॉय में क्या शामिल नहीं होगा, ऐसे एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉयमेंट, जिनका इमोल्यूमेंट यानी जिनको सैलरी या 25,000 पर मंथ से ज्यादा पे करते हो। अरे 25,000 से ऊपर वाले को उन्होंने कहा अरे ये तो मतलब ठीक ठाक आदमी होगा तभी तो 25,000 से ज्यादा मिल रहा है इसको, समझो बात को, ये तो ठीक ठाक आदमी होगा, ये तो मतलब किसी बड़ी प्रोफाइल का आदमी होगा तभी तो इसको तो जॉब कहीं भी मिल जाएगी। तो ऐसे लोग को नहीं कह रही हो कि भाई छोटे छोटे लोगों को रखो, ठीक है ना, उनको जॉब दो। दूसरी बात, एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज इन प्रीवियस ईयर, ऐसा एम्प्लॉय जो कि 240 दिन, 360 में से 240 दिन से कम अगर काम किया है, 340 दिन से कम अगर काम किया तो उसको हटाओ, 365 में से अगर 240 दिन से कम अगर किसी पर्सन ने काम किया है तो उसको हटाओ। यानी आपने उसको रिक्रूट किया और फिर निकाल दिया और 240 दिन भी उसने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं साहब उसको फिर एम्प्लॉय मत मानना एडिशनल, उसको हटा देना, उसको काउंटिंग में मत लेना, ठीक है, ये चीज उन्होंने कहा। लेकिन कहते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीरल यानी कपड़े उपड़े की बात कर लेते हैं, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की अगर फैक्ट्री है, फुटवेयर जूता चप्पल बनाने की, लेदर इंडस्ट्री की बात करें, अगर इन इंडस्ट्री की बात करें और वो पर्सन अगर 150 दिन तक एम्प्लॉयड, मतलब 150 दिन या उससे ज्यादा के लिए एम्प्लॉयड है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय मानना, मतलब उसके लिए 240 की लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सीजनल है, ठीक है ना, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग सीजनल है, फुटवेयर सीजनल है, लेदर इंडस्ट्री सीजनल चलती हैं सब, ठीक है ना। तो कहते हैं अगर ऐसी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे 240 की जगह 150 दिन से देखा जाएगा। यानी अगर कोई पर्सन 150 दिन या उससे ज्यादा काम किया तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में लेना, लेकिन अगर 150 दिन से कम में काम किया तो फिर उसको काउंटिंग में मत लेना। और ऊपर वाले में क्या कहते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में कहते हैं 240 दिन या उससे ज्यादा काम किया है तो उसको काउंटिंग में लेना, और 240 दिन से कम काम किया तो काउंटिंग में मत लेना, सीधी सी बात। ओके, Can I where a new employee is employed during the previous year for a period less than 240 days या फिर 150 days as the case में भी, जैसा भी केस हो, यानी अगर इंडस्ट्री आपकी लेदर फुटवेयर अपीरल वाली हो तो 150 और अदर केस में 240, अगर इससे कम दिन के लिए एम्प्लॉय किया गया है बट इज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 240 days and 150 days as the case may be in the immediate succeeding year, ठीक है, मतलब उस साल तो कम भाई, अब मान लो, चलो बताता हूँ, immediate succeeding year he shall be deemed to have been employed in succeeding year, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं सुनिएगा, वो कहते हैं मान लीजिए कि मैंने रिक्रूटमेंट, अब समझो चीजों को, मैंने ये प्रीवियस ईयर है 17-18, ये है 18-19, ठीक है। तो अब मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है 1 जनवरी 18 को,
1 जनवरी 18 को, तो वो कहेगा यार कि ये 3 महीने के लिए एम्प्लॉय करूंगा, 3 महीना यानी कि 90 डेज, 90 डेज हमारा 150 दिन से भी कम है, 240 दिन से भी कम है, तो छोड़ो यार इस साल एम्प्लॉय नहीं करते, डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसी साल एम्प्लॉय करेंगे। तो वो एम्प्लॉयमेंट डिले ना करे, वो एम्प्लॉयमेंट डिले ना करे, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार तुम एम्प्लॉय कर लो, अगले साल भी अगर आप इसको 150 या 240 दिन के लिए एम्प्लॉय कर देते हो ना, तो हम इस साल तो आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है ना, इस साल डिडक्शन दे देंगे, 18-19 में डिडक्शन दे देंगे, इस साल नहीं देंगे, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट डिले मत करो, एम्प्लॉयमेंट दे दो आप, ठीक है ना, 18-19 में 240 दिन काम करा लेना, 150 दिन काम करा लेना, हम 18-19 में आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये कहने की बात थी, ये यहाँ पर इन्होंने कहा, ठीक है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। अच्छा, दूसरी बात देखिएगा, एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, वो एम्प्लॉय जो कि आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, यानी उसका पीएफ अकाउंट खुलवाइए आप, ठीक है, जो एम्प्लॉय आप रख रहे हैं उसका पीएफ अकाउंट खुलवाइए आप, ऐसा नहीं कि कैजुअली टाइप सा रखें, उसको पीएफ अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। एम्प्लॉय फॉर हुम द इंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, under employee pension scheme notified in accordance with the provision of employees provident fund and miscellaneous provision act 1952। ईपीएफ एक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, मिसलेनियस डरिएगा मत, ईपीएफ एक्ट है, आप शायद आईपीसीसी में पढ़ते भी हो इसको, ईपीएफ एक्ट 1952 कहते हैं ईपीएफ एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, ऐसा एम्प्लॉय फॉर हुम इंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ठीक है ना, नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ ईपीएफ एक्ट 1952, यानी ऐसा एम्प्लॉय जिसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, तो ऐसे एम्प्लॉय को हम इस प्रोविजन में शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको हम एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। ऐसा एम्प्लॉय जिसका सारा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ईपीएफ में, तो उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? सही बात समझ में आती है। आगे देखिएगा, इमोल्यूमेंट तो कौन कौन को शामिल नहीं किया, चलो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन को शामिल नहीं किया। सुनिएगा, शामिल उन्होंने नहीं किया है किसको किसको? एडिशनल एम्प्लॉय में उन्होंने शामिल उनको नहीं किया है जो जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, ठीक है, जिसकी सैलरी डज नॉट इंक्लूड, जिसकी इमोल्यूमेंट 25,000 पर मंथ से ज्यादा है, जो 240 दिन से कम अपॉइंट किया गया है, 240 दिन से ज्यादा काम नहीं किया है, और अगर ऐसे अपीरल, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री है तो फिर 150 डेज ही देखेंगे। कहते हैं मान लो कि इस साल आपका अपॉइंट नहीं किया गया, मान लीजिए जिस साल एम्प्लॉयमेंट दिया एम्प्लॉयर ने उस साल तो वो लेस देन 240 डेज या फिर 150 डेज अपॉइंट किया गया, लेकिन सक्सीडिंग ईयर में वो पूरा इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर में वो पूरा 240 या 150 दिन अपॉइंट किया गया है, तो फिर उसको सक्सीडिंग ईयर में उसको एडिशनल एम्प्लॉय मानेंगे, उसको पुराना नहीं कहेंगे, उसको न्यू एम्प्लॉय मानेंगे और एडिशनल एम्प्लॉय मानेंगे, और उसको हम देकर चलेंगे, डिडक्शन वाली बेनिफिट एम्प्लॉयर को देकर चलेंगे। एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता अगर, तो उसको भी हम एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, और ऐसा एम्प्लॉय जिसका इंटायर कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, तो इसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। सर इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अरे जो भी सैलरी देते हैं, मींस सैलरी पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि जो भी सैलरी आप दे रहे हैं वो रख लीजिए, परक्विजिट उसमें मतलब मिलाइएगा, परक्विजिट शामिल मत कीजिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट यानी पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब भी उसमें शामिल मत कीजिएगा, केवल हम सैलरी की बात करें, यानी बेसिक डीए, ये सारी जो अलाउंस मिलते हैं वो सब ऐड कर लीजिए, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ दीजिए, जो भी सैलरी बनती है उसको हम एमोल्यूमेंट मानेंगे, और उसका 100% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पीजीबीपी में, और एडिशनल 30% आपको 80JJAA में मिलेगा। It is not necessary that employee should qualify as workman under इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने नोट, कई बार आपको ना पेपर में कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं क्या कि जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में वर्कमैन नहीं है, ठीक है ना, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में या किसी भी एक्ट का नाम देके अगर वो कहें कि भैया ये वर्कमैन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इग्नोर करना ना। मैंने बताया ना एडिशनल एम्प्लॉय के लिए 4 कंडीशन है, 25,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए,
और बस 4 है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 240 दिन से कम काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, 240 डेज से कम नहीं होना चाहिए, और आप पीरियड वाली इंडस्ट्री है तो फिर आपका 150 दिन ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर वो कंट्रीब्यूशन वाली बात बता दी मैंने कि अगर इंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है आपका ईपीएफ में तो उसको नहीं लेते हैं, या फिर आरपीएफ में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसको नहीं लेते हैं। तो सिर्फ 4 ही है, इसके अलावा कुछ भी एक्ट का नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, ये वर्कमैन नहीं है, ये नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन में शामिल नहीं है, तो है तेन है, फालतू की बात है, सब इग्नोर कर देना। कहते हैं भैया बस जितना पढ़ाया उतना ही, 1% भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल if there is no increase in total number of employee। अगर आपने नए एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉय किए, सुनेगा, इन एग्जिस्टिंग बिजनेस there is no increase in total number of employee, यानी कि अगर आपने 10 पुराने निकाल दिए और 10 नए रख लिए तो क्या इस 10 की सैलरी का 30% ले लूं ना। टोटल नंबर ऑफ, देखो ना, टोटल नंबर इंक्रीज हुआ क्या, टोटल नंबर इंक्रीज हुआ क्या, कहते हैं नहीं, टोटल नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ। पहले मेरे यहाँ 200 एम्प्लॉय थे, मैंने उसमें से 10 निकाल दिए और 10 रख लिए, तो क्या टोटल नंबर इंक्रीज हुआ क्या, कहते हैं ना, टोटल नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, ये अभी भी 200 ही रहा। तो इसलिए आपको कोई भी जो नए आप एम्प्लॉय किए हैं आपने 10, इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई एडिशनल डिडक्शन ऑफ 30% आपको 80JJAA में नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है क्या, बिल्कुल। एमोल्यूमेंट पेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, या फिर दैट इज पेड इन कैश। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी है, अगर आपने कैश में पेमेंट की है इमोल्यूमेंट की, तो फिर ऐसा भी आपको इसके रिस्पेक्ट में भी किसी प्रकार का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कर ली। आगे देखिएगा, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, अगर नया बिजनेस है तो फिर जितने भी एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किए वो सब के सब सभी तो न्यू है, सभी तो एडिशनल एम्प्लॉय माने जाएंगे। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी इमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस। जितना भी आपने एम्प्लॉय अपॉइंट किए सब नए हैं, तो जितना भी पेमेंट आप करो सब आपकी एडिशनल कॉस्ट मानी जाएगी। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल इफ आरओआई इज फाइल्ड लेट। ये इस बार की अमेंडमेंट है, सुनिएगा, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 80JJAA का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, सेक्शन 80JJAA का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। बात समझ में आती है क्या, बिल्कुल सब बात समझ में हमें आती है, ओके। तो ये सेक्शन आपका हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे 80JJAA को, बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं, एलिजिबल कौन है, सिर्फ बिजनेसमैन को मिलेगा, प्रोफेशनल को नहीं मिलेगा, और ऐसा बिजनेसमैन जिसकी टैक्स ऑडिट हो रखी हो, इस पर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन लगते हैं 44 सेक्शन 44AB में वो क्वालिफाई करता हो। दूसरी बात, कितना मिलेगा, तो 100% तो पीजीबीपी में सैलरी डिडक्शन मिलती है, 30% एक्स्ट्रा जो भी आप सैलरी पे करो, इमोल्यूमेंट पे कर रहे हो, तो जितना भी एडिशनल इमोल्यूमेंट आपको पे करना पड़ा उसका 30% आपको मिल जाएगा। डिडक्शन कितने सालों के लिए मिलेगी, तो सर 3 सालों के लिए, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगी। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो किसे कहते हैं, तो कहते हैं टोटल इमोल्यूमेंट जो भी आपने पे किया है, पेड और पेबल है एडिशनल एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द, जो भी एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसे बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय में कौन शामिल नहीं होगा, जिसकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, 240 दिन से जिसने कम काम किया वो भी शामिल नहीं होगा, और अगर 240 या फिर 150 दिन से कम काम किया, 150 कब, जब अपीरल और लेदर इंडस्ट्री या फिर फुटवेयर में की इंडस्ट्री में अगर काम करता है एम्प्लॉय तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो 150 या 240 दिन से कम भी काम किया है, लेकिन अगले सक्सीडिंग ईयर में वो 240 या 150 दिन से ज़्यादा काम करता है, तो फिर उस केस में उसको सक्सीडिंग ईयर में एम्प्लॉयड माना जाएगा और उस साल उसको रिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, और ऐसा एम्प्लॉय जिसका इंटायर कंट्रीब्यूशन कौन पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है ईपीएफ में, तो फिर उस केस में उसको भी आपका एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। आगे बात कहते हैं मीन्स ऑफ सैलरी इमोल्यूमेंट का मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा सैलरी प्रकार की सैलरी ले लीजिए, अलाउंसेस जो भी हैं वो भी ऐड कर लीजिए, बस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट छोड़ दीजिए, ये मत लीजिए, और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो भी मत लीजिए, ठीक है। वर्कमैन नहीं है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत लेना देना नहीं है, ये बात एकदम बेकार है मेरे लिए, कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करें, और अगर आपने पुराने हटा के नए एम्प्लॉय कर लिए हैं, पुराने हटाए 10 नए कर लिए और इस प्रकार से टोटल नंबर नहीं बढ़ा, तो फिर आपका कोई भी प्रकार का जो भी नए अपॉइंट किए उसके रिस्पेक्ट में आप डिडक्शन लेना चाहो 80JJAA में, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में इंक्रीज जरूर होना चाहिए। बात समझ में आती है क्या, जी सर, इंक्रीज जरूर होना चाहिए।
है। कहते हैं अगर आपने कैश में पेमेंट किया है सैलरी बिल का तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। ओके सर, बात समझ में आती है। दूसरी बात कहते हैं नया बिजनेस है, तो नया बिजनेस तो भैया जितना भी आपने एम्प्लॉय अपॉइंट किया सब नए हैं, तो भैया उनको जो भी पेमेंट करेंगे वो आपका एडिशनल इमोल्यूमेंट माना जाएगा और उसके 30% के बराबर आपको 80JJAA में बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो भी उस केस में आपको किसी प्रकार का रिडक्शन 80JJAA में नहीं मिल पाएगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब ये दो आसान सेक्शन है, मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, खैर छोड़ो नहीं देता। सेक्शन 80 QQB देख लीजिएगा क्या लिखते हैं। QQB रॉयल्टी फ्रॉम बुक ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर अदर देन टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल असेसी किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और रेजिडेंट को, मतलब इंडिविजुअल को मिलेगा और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। कितना मिलेगा, तो कहते हैं एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, जो भी रॉयल्टी रिसीव हुआ है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, उसमें भी एलिजिबल देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। और 3 लाख रुपए का एक नोशनल लिमिट रखी है, दोनों में से जो भी कम होगा वो मान लीजिएगा आप। ठीक है, तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। कहते हैं इफ इट इज अर्नड outside India, then deduction is allowed only if such royalty amount is bought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year or the time allowed by RBI। कहते हैं अगर आपको ये आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है, अगर आपने इसको अर्न किया है आउटसाइड इंडिया, तो ये केवल और केवल आपको 80 QQB में, सॉरी 80 सेक्शन 80 QQB में आपको रॉयल्टी की डिडक्शन कभी और तभी मिलेगी, केवल और केवल तभी मिलेगी जब आप उस पैसे को, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया, तो फिर आप उसको उस फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब इंडिया में लेकर आओ विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, उससे 6 महीने यानी 30 सितंबर तक अगर आप लेकर आ जाते हैं तो फिर आपको रिडक्शन मिल जाएगी। या फिर अगर आप एक्सटेंशन की मांग कर लो, आरबीआई अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम परमिट करती है तो उस टाइम पीरियड के अंदर लेते आइए, तो फिर आपको 80 QQB की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। ओके सर, डिडक्शन कितनी मिलेगी, एलिजिबल रॉयल्टी और 3 लाख रुपीज विच इज लोअर। ठीक है, अब सुनिएगा आगे क्या कहते हैं। एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। एलिजिबल रॉयल्टी, अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल रही है तो अमाउंट रिसीव्ड एज रॉयल्टी वो रख लीजिए। अगर लमसम मिल रही है, एक मुश्त वन टाइम मिल रहा है, 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो जो भी आपको लमसम अमाउंट रिसीव हुआ है वो रख लीजिए। और अगर आपको लमसम नहीं मिल रही है तो अप टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, जो भी आपने बुक बेची है उसकी एमआरपी जो है, ठीक है ना, एमआरपी जो है, एमआरपी का 15% आप नोशनल वैल्यू रखने को बोल रही है गवर्नमेंट, कह रही 15% रख लीजिए, वो भी अप टू, यहाँ पे बोला इन्होंने अप टू 15%, 15% से ज़्यादा नहीं, अप टू 15%, अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड वो रख लीजिए, वो आपका आ जाएगा। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। आगे एक बात और कहते हैं, इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर रिटर्न लेट फाइल की गई है तो, अगर रिटर्न लेट फाइल की गई है तो 80 QQB की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऊपर आ जाइए जरा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, एक बात सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी मतलब जैसे, अरे वो नहीं होता है वो जैसे कबीरदास के दोहे टाइप सा, मतलब प्रेमचंद की कहानी टाइप सी, समझ रहे हो, इस टाइप सा कुछ जो होता है ना लिटरेरी, उसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसे लिटरेरी वर्क बोलते हैं। आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, जो मेरी बुक है ना, इट इज़ नॉट लिटरेरी, ये आर्टिस्टिक भी नहीं है, साइंटिफिक नेचर की भी नहीं है, इसको नहीं बोलते हैं, अदर देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो मतलब स्कूली बच्चे पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक, उसकी बात हो रही है, तो वो सब नहीं है, उन सब पे रॉयल्टी की बात इधर क्योंकि भी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसके रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग मिलेगी, लिटरेरी। जैसे वो मूवी याद है आपको, बागवान, तो उसमें जो बागवान किताब लिखी थी अमिताभ बच्चन पे, उसमें मिल जाएगा, हम लोग को नहीं मिलेगा, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, स्टडी बुक है, इस पे नहीं मिलती है, ठीक है ना, बात समझ में आती है जी साहब, बात समझ में हमें आती है, बहुत रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, सुनिए। अगला सेक्शन 80 RRB, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी, ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन है, वही इंडिविजुअल और वो रेजिडेंट होना चाहिए। कितना मिलेगा, तो कहते हैं रॉयल्टी जो भी रिसीव हुआ है 3 लाख रुपए, विच इज लोअर वही रख लीजिए, दोनों में से जो भी कम हो वो मिलेगा। अगर अमाउंट रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया तो फिर उसकी डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब वो आप ले आते हो इन इंडिया में इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ और टाइम पीरियड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और टाइम पीरियड अलॉट बाई आरबीआई। कहते हैं डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने आरओआई लेट फाइल किया, यानी जो जैसा आपने वो पढ़ा है क्यूक्यूबी वैसे ही आरआरबी है, बस संदर्भ अलग है। ये क्यूक्यू आरआरबी आपका पेटेंट के ऊपर है, क्यूक्यूबी आपका
क्योंकि भी आपका आर्टिस्टिक और लिटरेरी और साइंटिफिक बुक पे है, ठीक है ना, साइंटिफिक नेचर की बुक पे है, वहाँ पे अच्छा एक डिफरेंस हो रहा है। अगर लमसम रॉयल्टी मिल रहा है तो आपको तो रॉयल्टी रिसिप्ट, और अगर लमसम नहीं मिल रहा है तो अप टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड वहाँ पर लेकर चलते हैं, एलिजिबल रॉयल्टी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये दो सेक्शन बहुत रेलिवेंट नहीं थे, फिर भी बहुत टफ भी नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 80 है, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सारी चीज़ें भूल जाती हैं, ये ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिडक्शन देना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, इसकी डिडक्शन देना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सुनिएगा क्या कहते हैं। 80 है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। 80 है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसकी डिडक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिएगा, एलिजिबल असेसी कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है ना, दो चीजें, ये दो लोग एलिजिबल हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट और 10,000 रुपीज विच इज लोअर, यानी कि 10,000 रुपये तक अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। अगर 12,000 है तो फिर 2,000 टैक्सेबल, 10,000 रुपये आपका एग्जेम्प्ट। अगर 13,000 है तो 10,000 रुपये एग्जेम्प्ट, 3,000 टैक्सेबल। ऐसा है 8,000 है तो पूरा 8,000 एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो यानी जो भी इंटरेस्ट मिला है वो रख लीजिए, 10,000 रुपये रख लीजिए, दोनों में से जो भी कम वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। किस चीज़ का, सेविंग अकाउंट पे ब्याज, सेविंग अकाउंट पे ब्याज की बात हो रही है, वो आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट और 10,000 रुपीज विच इज लोअर, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कहते हैं सेविंग अकाउंट कहाँ होना चाहिए, किसी बैंकिंग कंपनी में है, यानी कोई भी बैंक में है, ठीक है, किसी कोऑपरेटिव बैंक में है, बहुत सारा आपने जिला सहकारी बैंक देखा होगा वहाँ पे है, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है उससे ब्याज आता है तो वो भी आपको छूट यहाँ पर हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन जो 80 टीटीबी का मजा ले रहा है उसको 80 टीटीए का मजा नहीं देंगे। तो या तो असल में टीटीबी में ना सीनियर सिटीजन को ही मजा मिलता है केवल, और वहाँ पे मजा का लिमिट है 50,000 रुपया, ठीक है ना, वहाँ 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री होता है, ठीक है। वहाँ पे मजा का लिमिट कितना है, 50,000, यहाँ तो सिर्फ 10,000 है ना। तो भैया जब आपको बड़ा मजा मिलता है तो इधर को मजा लेने को काहे को आता, उधर ही जाके मजा लो ना। तो 80 टीटीबी किसको मिलता है, सीनियर सिटीजन को, और वहाँ पे इंटरेस्ट का कितना छूट मिलता है, 50,000 रुपये तक का। तो कहते हैं भैया जब 50,000 रुपये तक का छूट उधर मिल रहा है तो फिर इधर को मुंह मारने को काहे को आया, ठीक है। तो वही कहते हैं। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा। किस चीज का मिलेगा, सेविंग अकाउंट पे आने वाले ब्याज का मिलेगा। इंटरेस्ट रख लीजिए जितना भी आपको रिसीव हुआ है, और 10,000 रुपये विच इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है वो आपको डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा। कहाँ से आपको सेविंग अकाउंट कहाँ है आपका, तो किसी भी बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगली बात कहते हैं अगर कोई सीनियर सिटीजन है इसको मजा 80 टीटीबी में मिल सकता है, और वो टीटीबी में मजा ले रहा है तो टीटीए में मजा नहीं लेने का, ठीक है, उधर ही लेने का, इधर नहीं लेने का। अगला सेक्शन देखिए, एक करेक्शन कीजिएगा, यहाँ टीटीए लिखा होगा आपकी बुक में, ठीक है, तो इसको टीटीबी कर लीजिएगा। सेक्शन 80 टीटीबी क्या है, अब वही सीनियर सिटीजन की बात है। क्या कहते हैं, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, और वो रेजिडेंट होना चाहिए, और वो 60 इयर्स और मोर का होना चाहिए, तभी तो सीनियर सिटीजन होगा वो। जी सर, 60 इयर्स और मोर का होना चाहिए। कितना मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिला है वो रख लीजिए, 50,000 रुपये रख लीजिए, विच इज लोअर, इतने की डिडक्शन आपको मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। ऊपर देखिए ना क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सेविंग बैंक में आपका सेविंग अकाउंट पे ब्याज, सेविंग अकाउंट पे ब्याज, बट नीचे सेविंग अकाउंट पे ब्याज नहीं बोला साहब। सेविंग अकाउंट पे ब्याज की बात नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह का ब्याज हो, देखिए चाहे सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज मिले, चाहे एफडी फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिले, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ अकाउंट पे, यानी आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, उस पे भी आने वाला ब्याज है अगर, और आपका अकाउंट कहाँ है, डिपॉजिट अकाउंट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, तो उसका डिडक्शन में मिलेगा। यानी ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है, नीचे किसको मिलेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन को, ऊपर 10,000 और नीचे 50,000, ऊपर सिर्फ सेविंग और नीचे सेविंग भी, आरडी भी, एफडी भी, हर तरह का डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। लेकिन दोनों जगह बैंक में ही पैसा होना चाहिए, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आती है बात, जी सर समझ में तो आती है। एक चीज और मैं बताऊं, ये शायद आपकी बुक में एक मिसप्रिंट रहा होगा पहले, 80 सीसीडी जो हमने पढ़ाया था ना, हाँ सर 80 सीसीडी पढ़ाया था, उसका शायद नोट वाला पॉइंट आप में एक नहीं लिखा होगा, ये रहा, ये ये आपकी बुक में शायद मैंने नहीं लिख के दिया होगा, 10-12B, तो इसको प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने उस समय पढ़ा दिया होगा, आपने जरूर ऐड कर लिया होगा, ये आपकी बुक में शायद नहीं रहा होगा, मैंने बाद में इसको इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। तो इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर भी खत्म हुआ और आपका ये टॉपिक भी खत्म हुआ, लेकिन एक काम से मेरा खत्म हुआ है, आपका नहीं, क्योंकि आपको अभी सारे सवाल करने हैं ना सर, हाँ करने हैं। तो चलो आप लोग सवाल लगाओगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, इसका एक रिवीजन मैं जरूर डाल दूंगा, ठीक है, उसको जरूर देखना। अगर मान लो थोड़ी मोड़ी आपको मतलब
मदद चाहिए होगी तो उस रिवीजन वीडियो से, वो तो सारे चैप्टर का डालता हूँ मैं, तो वो जरूर आप देख लेना, ठीक है। उसको देखते रहना, पेपर में बहुत मदद करेगा आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे बिहाफ पे अब कंप्लीट होता है। थैंक यू, टाटा बाय बाय, और यहीं पे अपना डिस्कशन बंद करते हैं।